सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि यहाँ पर अपने भाई यानी कि याओ शाओतियान को ठिकाने लगाते साथ ही याओ मिंग फाइनली अपनी सारी कमान हाथ में ले लेता है और यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को भी वो मसल के रख देता है। इसी के साथ उसके पाइथन क्लैन की कमान उसके हाथों में आ जाती है और अब वो शाओयान का उसके लिए शुक्रिया अदा करता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो याओ मिंग है उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसने वक्त रहते अपने भाई को सही रास्ते पे गाइड नहीं किया और वो कहने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर को आज मुझसे काफी ज्यादा निराशा हो रही होगी। उनका जो अल्टीमेट प्लान था वो फेल रहा और मैंने मेरे भाई को खो दिया। अब यहाँ पर वो खुद को इन सब का जिम्मेदार समझ रहा था, पर तभी वो खुद को संभालते हुए बाकी के एल्डर से कहने लगता है कि इस क्लैन में कुछ भी नहीं बदलेगा, बस यहाँ पर जो भी एंशिएंट टाइम से चीजें चलती आ रही थी वो बिल्कुल वैसा ही चलेगा। अब यहाँ पे उसकी बातें सुनकर सारे एल्डर उसके पास जाते हैं, वो उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं और क्लैन में उसकी वापसी के लिए उसे वेलकम करते हैं। जिस पर वो कहने लगता है कि आप तीनों एल्डर मेरे सबसे ज्यादा लॉयल एल्डर्स हैं, तो मैं आप पे भरोसा करते हुए अब क्लैन की जिम्मेदारी आप तीनों पे छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को भी मुझसे परेशानी होगी और क्लैन के जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं आप उन्हें मेरे लिए संभालोगे। जो सुनकर ये तीनों काफी ज्यादा खुद के लिए प्राउड फील करते हैं कि हमारा जो लीडर है वो हम पे इतना ज्यादा भरोसा करता है कि क्लैन का इंटरनल अफेयर वो हमारे कंधों पे सौंप रहा है। अब ये तीनों उसे कहते हैं कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। ये कहते साथ ही वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे उनके जाते साथ ही शाओयान उनसे कहने लगता है कि ब्रदर याओ मिंग, आप बहुत ही अच्छे लीडर बनोगे, आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा काइंड है और ऐसे काइंड राजा को हर कोई पसंद करेगा। मुझे यकीन है कि फ्यूचर में आप अपने ट्राइब के लोगों को बहुत नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। उसकी बात सुनकर याओ मिंग उसे कहता है कि ब्रदर शाओयान, ये सब कुछ तुम्हारी हेल्प के बगैर कभी पॉसिबल नहीं होता। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते ना तो शायद मैं अभी तक उसी कैद में फंसा रहता। और मैं वादा करता हूँ कि फ्यूचर में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मेरे लोग और मैं हम हमेशा तुम्हारे लिए उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर इसकी बात सुनकर जैसे ही शाओयान कुछ कहने वाला था कि तभी यहाँ पर मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन ये सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे शाओयान मेड्यूसा को देखकर पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। मेड्यूसा बताती है कि हाँ, तुम सही वक्त पर आ गए और सब कुछ संभाल लिया और ये सभी लोग भी रिकवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर आगे आती है, शाओयान से कहती है कि शाओयान एक बात बताओ, क्या जिस चीज के लिए तुम यहाँ आए थे तुमने वो हासिल कर लिया, तुमने वो पा लिया? जिस पर शाओयान हाँ में जवाब देता और कहने लगता है कि ये सब कुछ अगर पॉसिबल हो पाया है तो ब्रदर याओ मिंग की वजह से, वरना मैं तो उस पानी के नीचे अंडरवर्ल्ड में सालों तक भी ढूंढता रहता तो शायद मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर एक कोना चप्पा चप्पा बिल्कुल छान मार चुका था, लेकिन वो जो येलो स्प्रिंग स्टोन है वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। अब यहाँ पे ब्रदर याओ मिंग बताने लगता है कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा रेयर है तो हम ऐसे किसी जगह पे कैसे रख सकते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि ब्रदर शाओयान कि मैंने इसे तुम्हारे साथ शेयर किया और वैसे भी तुम्हारे जैसे काइंड पर्सन ही इसके लायक है। अभी यहाँ पे शाओयान कहने लगता है कि इसके लिए शुक्रिया, लेकिन ब्रदर याओ मिंग मेरे मन में एक सवाल है जो कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने क्लैन के जो बाहरी मैटर्स है उन्हें सॉल्व क्यों नहीं करते? अब यहाँ पे बाहर का सुनते साथ ही याओ मिंग कहने लगता है कि माफ करना ब्रदर शाओयान, लेकिन मैं फिलहाल के लिए अपने क्लैन के अंदर ही फोकस करना चाहता हूँ और आज जो कुछ भी हुआ इस मामले की तह पर मैं बाद में जाऊंगा। अब यहाँ पे ये सुनकर शाओयान भी मान जाता है और कहने लगता है कि पहले तो आपको खुद को हील करने में फोकस करना चाहिए और रही बात बाकी सबकी तो इस पे हम बाद में भी बात कर लेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर उसी पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पे याओ मिंग जब आता है तो उसे अपनी बचपन की यादें नजर आती हैं। उसे याद आता है कि अपने भाई के साथ वो यहाँ पे खेला करता था, जहाँ पे वो अपने भाई से कहता है कि चलो देखते हैं कि इस थ्रोन पे सबसे पहले कौन जाता है, लेकिन याओ शाओतियान हमेशा उससे कम्पीट करने से मना कर देता था। उसका ये कहना था कि आप फ्यूचर लीडर हैं, भला मैं आपसे कम्पीट कैसे कर पाऊंगा। इसी के साथ फिर उसे वो सारी बातें भी याद आने लगती हैं जो कि उसके और उसके भाई के बीच हुआ करती थी। यहाँ पे साफ देखा जा सकता था कि याओ मिंग को अपने छोटे भाई के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है कि काश सही वक्त पर मैंने उसे गाइड किया होता। यहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी यहाँ पे शाओयान आ जाता है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि ब्रदर याओ मिंग, मैं नहीं जानता कि आखिर आपने हम सभी को यहाँ पर अचानक से क्यों बुलाया। जिस पर याओ मिंग उससे कहता है कि जरा पास आओ फिर मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे शाओयान करीब जाता है और तभी याओ मिंग उसे फर्श पर बनी एक पेंटिंग को दिखाता है, जो देखकर शाओयान कहने लगता है कि आखिर ये किस टाइप की पेंटिंग है। जिस पे याओ मिंग कहने लगता है कि ब्रदर शाओयान जरा गौर से देखो, ये वही रीजन है जिसके चलते मैंने आप सभी को यहाँ पे बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पेंटिंग को जरा गौर से देखें, क्योंकि इसमें जो इंसान बना है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कोई एंशिएंट डेमोनिक एम्परर है, उसकी पेंटिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे ये लोग जब एंशिएंट डेमन एम्परर का सुनते हैं तो सभी लोग गौर से देखते हैं कि तभी यहाँ पे मेड्यूसा बताने लगती है कि एंशिएंट टाइम में ऐसे एक एम्परर का जिक्र है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन लगा नहीं था कि उसका अपीयरेंस हमें
यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे याओ मिंग बताने लगता है कि इसका कनेक्शन मेरे क्लैन के साथ है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ इस बारे में नहीं पता क्योंकि इसकी जो लेगेसी थी वो वक्त के साथ साथ पूरी तरीके से फेड होती गई। मेरे क्लैन के अंदर अभी भी एक आखिरी स्टोन टैबलेट मौजूद है जिसके अंदर बहुत सी सीक्रेट छिपी हुई हैं और जिसे कि मेरे क्लैन के लोगों से भी हाइड करके रखा गया है। और 9 नेदर वर्ल्ड की इस जगह में ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। सिर्फ क्लैन चीफ्स को ही इसके बारे में जानकारी दी जाती है और वो अगले चीफ को इसके बारे में जो भी नॉलेज होती है पास डाउन करते हैं। और इस बंदे की जो भी नॉलेज थी, ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने अंतिम समय में उसकी जितनी भी नॉलेज थी, जो कुछ भी उसके सीक्रेट्स थे, उसने उन सभी को इन स्टोन टैबलेट के अंदर रख दिया, जिसमें कि बहुत सी पावरफुल टेक्निक्स के अलावा कल्टीवेशन टेक्निक्स भी है। साथ ही ब्लड लाइन के बारे में भी उसमें काफी कुछ लिखा गया है और ऐसे ऐसे मेथड्स लिखे हैं जिसका कि तुम और मैं शायद सोच भी नहीं सकते। ब्लड लाइन के बारे में भी इसमें बहुत कुछ लिखा गया है। अब यहाँ पे ये सुनकर शाओ यान भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। वो कहने लगता है कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन किसी चीज को सीक्रेटली रिस्टोर करके रख रहा है तो जाहिर है ये जानने वाली बात तो जरूर होगी और इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी जो कि मेरे काम आ सकती है। शाओ यान कहने लगता है कि अगर हमें ये चीज मिल जाती है ना तो हमारी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जिस पर याओ मिंग कहने लगता है कि ब्रदर शाओ यान, जैसा कि तुम समझ चुके हो ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली कल्टीवेटर्स के लिए, तो इसीलिए हम भी सालों से इस पे मेहनत करते हुए आ रहे हैं। हमने उस स्टोन टैबलेट को काफी डीप स्टडी किया लेकिन हमें से कोई भी उसके डीप एनालिसिस को कभी भी समझ नहीं पाया। हम जितना उसकी गहराई में उसे समझने की कोशिश करते उतना ज्यादा उलझते जाते। लेजेंड्स का ऐसा भी कहना है कि इसके अंदर उसके ट्रू ब्लड एसेंस भी छिपी हुई है। यहाँ पर शाओ यान काफी ज्यादा सरप्राइज था और फिर शाओ यान उससे कहने लगता है कि ब्रदर याओ मिंग, क्या आप मेरी हेल्प चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस ब्लड एसेंस को ऑब्टेन करूं? जिस पे वो काफी रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि जी हाँ, मैं याओ मिंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए उस स्टोन टैबलेट को ओपन करें, जिसके बाद मैं उस ब्लड एसेंस को भी आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि हेवनली टायर की जो टेक्निक्स है उन्हें भी आपके साथ शेयर करूंगा। हेवनली टायर टेक्निक का सुनकर शाओ यान कंफ्यूज था और काफी ज्यादा सरप्राइज भी, जिस पे वो बताने लगता है कि हाँ, आप ऑलरेडी येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक को तो देख चुके हो, लेकिन हेवनली स्प्रिंग पाम टेक्निक भी है जो कि एक मिड टायर की टेक्निक है और जो थर्ड रैंकिंग की जो टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ऐसी टेक्निक को हमारे क्लैन के किसी भी मेंबर ने कभी भी ऑब्टेन नहीं किया है, जिसके चलते मैं आपको वो दिखा नहीं सकता। लेकिन अगर हमें वो चीज मिल जाती है ना तो मैं आपके साथ विलिंगली शेयर करूंगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि कहीं ये उसी डीमन एम्परर का सिग्नेचर मूव तो नहीं जिस थर्ड टेक्निक की आप बात कर रहे हो। रिसा बताती है कि जो फर्स्ट रैंक वाली टेक्निक है यानी कि हेवनली स्प्रिंग फिंगर, वो लाइफ एंड डेथ को यहाँ पे सर्व करती है। तीसरी वाली टेक्निक यहाँ पे सोल को शेडेड कर देती है। येलो स्प्रिंग हेवंस फ्यूरी को कम आकर नहीं जा सकता क्योंकि ये उसी डीमन एम्परर की सिग्नेचर मूव में से एक है। लेजेंड्स का ये भी कहना है कि जिन्होंने भी बैटल्स में इस टेक्निक का सामना किया है उनकी सोल शेडेड कर दी गई, उनका नाम और निशान तक नहीं मिला। अब शाओ यान कहने लगता है कि क्या ये वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर याओ मिंग सिर हिलाता है। अभी शाओ यान मन में ठान लेता है कि अगर मुझे ये टेक्निक मिल जाए ना तो मेरे सामने 3 स्टार दाओशन को भी मैं बहुत ही अच्छा सबक सिखा सकता हूँ, उनके पास भी ज्यादा एडवांटेज नहीं होगा। पर शाओ यान का सवाल होता है कि जब आपके इतने बड़े बड़े दिग्गज उसे ऑब्टेन नहीं कर पाए तो आखिर आपको क्यों लगता है कि मैं उस टैबलेट को ओपन कर सकता हूँ? जिस पे वो बताने लगता है कि क्योंकि तुम्हारे पास वो कल्टीवेशन लेवल है जिसके जरिए से उस स्टोन टैबलेट पर जो डीमन एम्परर की कॉन्शियसनेस बची है तुम उसे बीट करके उस स्टोन टैबलेट के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हो। और अनफॉर्चुनेटली हम जैसे जो सोल बीस्ट होते हैं हम लोग इतना ज्यादा कल्टीवेशन पे फोकस नहीं करते। अगर मेरी मुलाकात ब्रदर शाओ यान से नहीं होती तो शायद मुझे किसी आउटसाइडर की हेल्प लेनी पड़ती। जिस पे शाओ यान कहने लगता है कि आखिर आपको इतनी जल्दी क्या है, आप उस टैबलेट को ओपन कराने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? अगर किसी और को इसके बारे में पता चल जाता तो। जिस पे वो बताने लगता है कि असल में हमारा ये जो क्लैन है इसकी ब्लड लाइन हर बीतते दशक के साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है। हमारे पास लेस प्योर ब्लड लाइन वाले लोग पैदा हो रहे हैं जिसके चलते हमारी ताकत और ज्यादा कमजोर हो रही है और मैं एक क्लैन लीडर होने के नाते हमारे इस क्लैन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे मेरी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि मैं इसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ और इसीलिए मुझे स्टोन पिलर की ताकत की जरूरत पड़ेगी। यह बात सुनकर शाओ यान मान जाता है, जिस पर याओ मिंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं पहले ही आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे मानोगे। जिस पर शाओ यान स्माइल करता है और फिर ये लोग उसी स्टोन पिलर के पास रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही याओ मिंग बताता है कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोन पिलर मौजूद था जिस पर एक पाम का पैटर्न बना हुआ था और यहाँ पे याओ मिंग बताता है कि सालों पहले एक बार मैंने भी कोशिश की थी कि मैं उस एसेंस ऑफ ब्लड और उस थर्ड रैंक की टेक्निक को ऑब्टेन कर पाऊँ, लेकिन मैं नाकाम रहा क्योंकि मेरी कल्टीवेशन पावर बहुत ही ज्यादा वीक थी। लेकिन उसके एक स्ट्राइक से ही मुझे आधे साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया खुद को रिकवर करने में। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही शाओ यान कहता है कि क्या सिर्फ कॉन्शियसनेस की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? शाओ यान अपने क्लैन टैटू पावर से चेक करता है और बताने लगता है कि हाँ, वाकई में जो रिमेनिंग सोल की जो पावर है जो कि कॉन्शियसनेस के साथ है वो बहुत ही ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो याओ मिंग है वो शाओयान से कहने लगता है कि ब्रदर शाओयान, क्या आप श्योर हो कि आपको अंदर जाना चाहिए? जिस पे वो कहने लगता है कि मैं श्योर हूँ कि मैं इसे ट्राई करूंगा। याओ मिंग बताता है कि फिर ठीक है, लेकिन याद रखना अगर कुछ भी गड़बड़ फील होता है तो बेहतर यही होगा कि उसी वक्त तुम वापस आ जाओ। अब यहाँ पे उसकी बात तो सुनते साथ ही शाओयान सभी से कहने लगता है कि ठीक है, फिर यहाँ से आगे अब मैं अकेले जाऊंगा। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान वहाँ पे बैठ जाता है। वो अपनी सोल फॉर्म को कंडेंस करते हुए सीधा अपनी बॉडी से बाहर निकलता है, जो देखकर याओ मिंग कहता है कि वाकई में ये तो अभी से अपनी सोल फॉर्म को सॉलिडिफाइड कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे शाओयान इमीडिएटली उस पिलर के अंदर एंटर हो जाता है। अब यहाँ पे शाओयान जैसे ही एंटर होता है तो वो देख पाता है कि यहाँ पर एक अलग ही स्पेस एग्जिस्ट करता है और वो कहने लगता है कि अपनी पावर से एक स्टोन टैबलेट के अंदर स्पेस को क्रिएट कर पाना कोई आम बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही शाओयान आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पे चारों तरफ फॉग फैलने लग जाता है और शाओयान कहने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है। कि तभी यहाँ पे वो देखता है कि एक बड़ा सा फिंगर अटैक उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये देखते साथ ही शाओयान भी अपने फायर ड्रैगन्स को उस पे छोड़ देता है। यहाँ पे इतने सारे ड्रैगन्स जब उसे टकराते हैं तो भी इस फिंगर पे कोई असर नहीं पड़ता, तो वो इस येलो स्प्रिंग फिंगर अटैक को अपने हाथों से काउंटर करता है और यहाँ पे जैसे जैसे वो अपना प्रेशर बढ़ाता है फाइनली वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान उसके पैरों के नीचे से येलो स्प्रिंग आर्म टेक्निक भी आगे बढ़ती है, जो कि शाओयान को दोनों हाथों से क्रश करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओयान इसे देखते साथ ही समझ जाता है। शाओयान उनसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक के बाद एक बहुत से पाम आकर उसे अपने अंदर सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, जो देखते साथ ही शाओयान भी अपनी पावर्स का यूज करके इन्हें डिस्ट्रॉय करके उनसे आजाद हो जाता है और फिर लाउड वॉइस के साथ कहता है, जो भी है सामने आओ क्योंकि तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं आने वाले। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही चारों तरफ से फॉग निकलना शुरू हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वही जो येलो स्प्रिंग सेंट है, यानी कि वही एंशिएंट डीमन एम्परर, वो बाहर आता है। उसका फिगर यहाँ पे अपीयर होता है और वो उससे कहने लगता है कि बच्चे ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। जिस पे शाओयान कहने लगता है कि सीनियर, मैं यहाँ पर आपकी ट्रायल के लिए आया हूँ और मुझे हर हाल में उस टेक्निक को हासिल करना ही है। कि तभी वो सेंट पे उसकी बातें सुन के हैरान था। शाओयान आगे कहता है कि जब तक मैं उस ब्लड एसेंस और उस टेक्निक को हासिल नहीं करता मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ पे वो सेंट आगे कहता है कि लेट हेवन रियलम की सोल पावर लेकर तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो। हाँ, लेकिन हाँ, मैंने इतने सालों में जितने लोगों का सामना किया है तुम उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर हो, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसी के साथ वो उस पे अटैक करते हैं। यहाँ पे शाओयान अपना बैरियर बना के उनके प्रेशर को अपने अंदर ही सप्रेस करने की कोशिश करता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे वो सेंट उसके करीब आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बच्चे, तुम अभी भी हेवनली रियलम ग्रेट सर्कल से काफी ज्यादा दूर हो और इसे सरपास करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसे सरपास करके एम्परर रियलम तक पहुंचना यानी कि मेरी बराबरी करना है, जैसा कि मैंने पहले किया था। तो बेहतर यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला बराबरी वाले इंसान से नहीं पड़ा है। अब यहाँ पे ये सुनकर शाओयान कहने लगता है कि आप पूरे कॉन्टिनेंट में ढूंढ लीजिए, लेकिन जितने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की आप तलाश कर रहे हो उतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं इतना जानता हूँ कि इस वक्त मैं आपको चुनौती देने के लिए आया हूँ और जब तक आप मुझे ट्राई नहीं करते आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी लिमिट्स क्या है। ये कहते साथ ही शाओयान अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे वो जो गोल्डन फिगर था वो अपीयर होता है। शाओयान की इस जायंट बॉडी को देखकर वो भी सरप्राइज था और फिर शाओयान तेजी से जाकर एक पाम अटैक करने को बढ़ता है कि तभी स्पेस में क्रैक बनता है। मल्टीपल पाम स्ट्राइक्स जो है वो शाओयान को हिट होने लगती है, जिसके चलते उसे पीछे हटना पड़ता है। एक के बाद एक दे दनादन पाम अटैक यहाँ पर वो डेमोनिक सेंट कर रहा था। इसी दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये जो हैंड्स थी ये शाओयान को पकड़ती हैं, वो धीरे धीरे करके उसे जमीन में सप्रेस करने लगती हैं, जिसके चलते शाओयान घुटनों के बल आ जाता है। लेकिन अगले ही पल वो जमीन पे अपना जोर से हाथ पटकता है और फिर यहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते जो हाथ उससे अटैच थी वो जल के राख होने लगती है और नथिंगनेस में बदल जाती है। ये नजारा वहाँ पे डीमन सेंट बहुत ही अच्छे से देखे जा रहा था, लेकिन शाओयान अभी भी रेजिस्ट करता है, धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसके चलते वहाँ जितने भी हाथ थे वो जल के राख हो जाते हैं और अगले ही पल सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है। शाओयान डट के सेंट के सामने खड़ा था, जो देखकर वो सेंट भी कहने पे मजबूर था कि मैं समझ गया, तुम्हारे पास उस स्ट्रेंज फायर की ताकत है जिसके चलते तुमने मेरे पाम अटैक्स को भी जला के राख कर दिया। जिस पे शाओयान कहता है, तो सीनियर क्या अब आप मुझे अपना अपोनेंट मानते हो? जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ, तुम पहले से ज्यादा मेरी आंखों में ग्लो कर रहे हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने दोनों हाथों को क्लैप करता है। इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि जिसके बाद जब सेंट अपनी आंखें ओपन करता है तो वो अपनी ट्रू बॉडी फॉर्म में था, यानी कि जो उसका ओरिजिनल टाइम में लुक था वो उस लुक में आ जाता है और उसके ऊपर गोल्डन और ब्लैक कलर के क्लाउड्स बनने लगते हैं, चारों तरफ बिजलियां भी गिरती हैं। इसी के साथ वो अपने दोनों हाथों से यहाँ पे एक टेक्निक का यूज करने लगता है जिसके लिए शाओयान यहाँ पे आया है और यहाँ पे हम देखते हैं कि येलो स्प्रिंग हेवेंस फ्यूरी नाम की टेक्निक का वो यूज करता है, जो कि इतना डिमोनिक प्रेशर अपने अंदर समाया हुआ था कि शाओयान को भी रेजिस्ट करने में दिक्कत आने लगती है। आसपास की चीज जैसे नथिंगनेस में बदलने लगती है जो भी इसके कांटेक्ट में आ रही थी और शाओयान कहता है कि अच्छा, तो ये वही येलो स्प्रिंग हेवेंस फ्यूरी अटैक है जिससे कि इवन की सेंट
लेवल के कल्टीवेटर्स भी बहुत ही ज्यादा खौफ खाते हैं। मैं तो अपने यहाँ पे ट्रू फॉर्म को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे वो सेंट था, वो शाओ यान से कहने लगता है कि तुमने इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा लेवल की कल्टीवेशन को अचीव किया है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इसलिए मैं तुम्हें दो ऑप्शन देना चाहता हूँ, या तो बस तुम इस मेरी टेक्निक को देख लो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ और अपनी जिंदगी जियो। दूसरा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी कल्टीवेशन भी ड्रॉप नहीं होगी और तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। अभी यहाँ पे शाओ यान उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि नहीं, मैं थर्ड ऑप्शन को चूज करता हूँ। मैं यहाँ पर आपकी इस टेक्निक को सीखूंगा और उसे मैं काउंटर भी करूंगा और आपकी ट्रू ब्लड एसेंस लेगेसी को भी मैं यहाँ से हासिल करके ही जाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि ये इसका ट्रू फॉर्म नहीं है, मैं इसके ट्रू फॉर्म को भी विटनेस करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये सुनकर वो कहने लगता है कि ठीक है, बाद में मुझे मत कहना। ये कहते साथ ही वो अपने हेवेंस फ्यूरी के ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करता है और जैसे वो यहाँ पे इसे यूज करता है ना, स्पेस में ऐसे क्रैक्स बन रहे थे कि जैसे ये पूरी की पूरी जगह अब कोलैप्स करने वाली है। धीरे धीरे करके यहाँ पर उसके साउंड से यहाँ पे वर्टेक्स टाइप का बनने लगता है, जो कि छोटे छोटे ही उसके अटैक के क्लोन्स थे। यहाँ पे शाओ यान जैसे वॉइड में कहीं फंस चुका था और उसके सामने बस इस सेंट का फिगर था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएटली ये जो सारे छोटे छोटे गोल्डन वर्टेक्स थे वो यहाँ शाओ यान पे अटैक करते हैं। शाओ यान बैरियर बना के उन्हें काउंटर करता है, तो यहाँ पे एक और बड़ा सा अटैक सीधा उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वॉइड में कहीं दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे ये सारा नजारा देखकर सेंट कहने लगता है कि यहाँ पर न जाने कितने लोग आए और सभी लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट किया है और मैं उम्मीद हार चुका हूँ कि शायद ही कोई आएगा जो कि मेरी इस ट्रू टेक्निक को सीख पाएगा। लेकिन तुमसे मेरी उम्मीदें अलग हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। यहाँ पे शाओ यान अलग ही माइंडसेट में ट्रैप हो जाता है कि तभी जो बॉडी हार्ट है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी हार्ट का जो 100 वर्ल्ड रीइंकार्नेशन है वो भी एक्टिवेट होने लगता है और शाओ यान को धीरे धीरे यहाँ पे खुद पे कंट्रोल गेन होने लगता है। ये देखकर जो सेंट था वो भी कहता है कि ऐसा टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन ये फिर भी इनफ नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ से वो ग्रीन कलर की लाइट गायब हो जाती है और अगले ही पल शाओ यान कहने लगता है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। अब वो यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को एक जगह पे गैदर करता है और यहाँ पे जो उसकी फॉर्म के मल्टीपल क्लोन बने थे उन्हें भी एक जगह समेटना शुरू कर देता है। ये देखकर वो सेंट कहता है कि तुम तो फोर्सफुली अपनी ताकत का यूज कर रहे हो, इससे तुम्हारी ये हेवनली फ्लेम्स ही तुम्हें बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकती हैं। जिस पे शाओ यान कहता है कि तो क्या हुआ, मैं फिर भी ऐसे हार नहीं मान सकता। और अगले ही पल वो यहाँ हेवेंस फ्यूरी का ये जो ट्रायल था इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उस सेंट के सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा था और अपने दाओशिंग लुक में ये काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे देखते साथ ही जो सेंट था वो भी हैरान था और फिर स्माइल करता है, जिसके बाद वो शाओ यान को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुमने मेरे ट्रायल को पास कर लिया है, तुम्हारे अंदर इन्फिनिटी पोटेंशियल है और जो देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब फाइनली मैं अपनी लेगेसी को किसी को तो पास डाउन कर सकता हूँ, वो भी बेफिक्र हो गए। ये कहते साथ ही वो अपनी ट्रू ब्लड एसेंस और लेगेसी को शाओ यान को पास डाउन करता है और मुझे उम्मीद है कि जब तुम इसे चेक करोगे तो तुम्हें इसमें वो सारी खामियां नजर आएंगी जो कि मुझसे दाऊदी तक पहुंचने में हुई हैं। जो सुन के शाओ यान कहता है कि आखिर वो कौन सी खामी है जो कि आपसे हो गई। अब यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने पूरा कॉन्टिनेंट छान मारा लेकिन मुझे नहीं पता चला, लेकिन हो सकता है कि जब तुम छानबीन करो तो तुम्हें पता चल जाए, क्योंकि तुम्हारे पास बॉडी हार्ट के साथ साथ 100 वर्ल्ड रीइंकार्नेशन की अंडरस्टैंडिंग भी है और तुम इसके जरिए से ना मुझे पूरा यकीन है कि इसे ढूंढ लोगे। जो सुन के शाओ यान उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि सीनियर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, इसमें जो भी मिसिंग पार्ट है मैं उसे हर हाल में ढूंढ के रहूंगा। इसी के साथ ये कहते हुए यहाँ से वो जो सेंट था वो पूरी तरीके से डिसअपीयर होने लगता है और शाओ यान भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ उन्हें फेयरवेल कहता है और जाते हुए उसकी वॉइस सुनाई देती है जहाँ पे सीनियर कहता है कि बच्चे, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में तुम बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल करोगे। मुझे खुशी है कि मेरी विल को तुमने इनहेरिट किया। अब यहाँ पे वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं और शाओ यान बस उसी डायरेक्शन में देखता रहता है। सो होमीज, हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।